कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मूवी के होस्ट को। वो कहता है आई नो तुम क्या सोच रहे हो, मैं बहुत ही वियर्ड चॉइस हूँ होस्ट के लिए, राइट? लेकिन एक डरपोक छोटे और बुरे लड़के से बेटर कौन होगा जो पूरे टाउन में घूमता रहता है लाइक मी। सीधे सीधे बात करूँ तो ये प्लेस तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करवाने वाली है एंड आई कैन प्रॉमिस यू दैट। अब मुझे पता है तुम हंसोगे या ऑफेंड हो जाओगे, बट दैट इज द पॉइंट। तुम देखोगे कि यहाँ पे हम सपनों में भरोसा नहीं करते बल्कि नाइटमेयर्स में जीते हैं। अभी भी नहीं समझे? फिर वो कहता है मेरे राइट में थॉमसन रेजिडेंस है। थॉमसन आपके रोजमर्रा के सभी अमेरिकन युवा जोड़ों की तरह लगता है, बट आज रात क्यों ना इसे थोड़ा बदला जाए। आज की रात गेम की रात होगी। सो लेट्स बिगिन विद चैप्टर 1 गेम नाइट। तो हम देखते हैं एक आदमी के घर पे कुछ लोग आए हैं एंड ही इज बर्ड, बट उसे ये नहीं पता कि इन्हें किसने इनवाइट किया है। वेल वो सभी बहुत एंजॉय करते हैं। फिर वो एक गेम खेलते हैं जिसमें बर्ड को अपने दोनों हाथों के बल पे खड़ा होना है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है हमेशा प्रभाव के लिए तैयार रहें गाइज, मैं इसके लिए झुकता हूँ। फिर एक और बंदा कहता है दैट व्हाट शी सेड, बट बर्ड को नहीं पता कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो उनसे पूछता है हु इज शी, पर उसे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। वो सभी काफी सीरियस हो जाते हैं। आफ्टर दैट एज पर द गेम वो उल्टा खड़ा हो जाता है। फिर वो सभी चले जाते हैं एंड घर में रह जाते हैं बर्ड एंड हिज वाइफ पैगी। देन वो बात लेता है लेकिन उसके मन में यही क्वेश्चन घूम रहा है दैट हु इज शी। वो गूगल पे भी सर्च करता है अबाउट शी, बट उसके हाथ कुछ नहीं लगता। नेक्स्ट डे बर्ड और उसकी वाइफ शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं। पैगी कहती है मैंने वे फेयर पे वो कर्टन्स देखे थे एंड वो स्पेस कर्टन्स थे, उसे वो कर्टन्स क्यूट लगे। सो नाउ शी वांट टू रिप्लेस हर बेडरूम कर्टन्स बाय देम। लेकिन बर्ड उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे पा रहा। उसे कुछ अजीब फीलिंग्स आ रही हैं। इज नॉट फीलिंग वेल। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक वॉल पे शी इज एवरीवेयर लिखा है और बर्ड इसे देख के बहुत ही क्रीपी हंसी हंसता है। आफ्टर दैट उसकी वाइफ घर पे वापस आती है एंड उससे पूछती है कि मैंने तुम्हें डिशेस धोने को कहा था। फिर वो फ्रिज की तरफ जाती है एंड जब वो पलट के देखती है तो वो देखती है कि बर्ड ने अपनी पूरी बॉडी में हु इज शी लिख रखा है एंड उसकी मेंटल कंडीशन भी अच्छी नहीं लग रही है। वो पैगी से कंटिन्यूअसली यही क्वेश्चन पूछने लगता है दैट हु इज शी। पैगी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो एंड आई एम सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो। पता नहीं तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। आई जस्ट वांट माय हस्बैंड बैक एंड नॉर्मल। अब बर्ड शांत हो जाता है और कहता है क्या मैं अजीब बिहेव कर रहा था। फिर वो पैगी से सॉरी कह के डिशेस धोने चला जाता है। ऐसा लग रहा होता है कि नाउ ही इज नॉर्मल, बट फिर वो पैगी का हाथ वॉश बेसिन के अंदर डालने लगता है। तभी वो सभी लोग वापस आ जाते हैं एंड पार्टी करने लगते हैं, बट सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं बिकॉज बर्ड नेकेड होके उनके सामने आ जाता है। उसने अपने चेहरे पे मेकअप भी लगाया है। वो कहता है आई एम शी, आई एम हर एंड शी इज मी, मतलब कि मैं वो हूँ और वो मैं हूँ। नाउ बर्ड इज बिहेविंग स्ट्रेंज, तो वो उसे एम्बुलेंस में डाल देते हैं। वहाँ पे 2 डॉक्टर्स मिलके उसे एक एंटीडोट देते हैं एंड नाउ बर्ड इज फीलिंग गुड। लेकिन उनमें से एक डॉक्टर कह देता है दैट्स व्हाट शी सेड और फिर बर्ड जोर से चिल्लाने लगता है एंड इस एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहा है मूवी का होस्ट। वो कहता है बर्ड की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही और इसीलिए मुझे नाइट शिफ्ट बंद कर देनी चाहिए। यहाँ पे रात के 10 बजे के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 एडना। एडना ऐसे सपने देखती है जो कभी सच नहीं होने वाले और वो अपना मेजोरिटी टाइम इस गंदे से किचन में बिताती है एंड रोती रहती है। उसके हिसाब से अगर उसकी लाइफ में कोई लड़का आ जाए तो उसकी लाइफ बेटर हो सकती है। अब वो और जीना नहीं चाहती एंड इस ब्रिज से कूद के सुसाइड करने आई है। उसने सोचा कि कोई आवाज लगा के उसे रोक लेगा जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिता सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यही भी उसकी नजर किसी चीज पे पड़ती है। जब उसने जाके देखा तो ये एक बैग था। उसने बैग को ओपन किया तो उसके अंदर एक डेड बॉडी मिली। उसने उसी डेड बॉडी को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का सोच लिया। अब एडना उसी के साथ अपना टाइम बिताती है एंड अच्छा फील करती है। जो उसने विश किया वो सब उसे मिल गया। इस डेड बॉडी ने उसे जीने की वजह दी जिसका नाम उसने रिकी रखा है। अब एडना उस डेड बॉडी को अपने दोस्तों से मिलवाती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक डेड बॉडी है और वो इसे अपना लाइफ पार्टनर नहीं बना सकती। लेकिन एडना उनकी बातों से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो रिकी के साथ बीच पे जाने का प्लान बनाती है लेकिन ऐसा नहीं कर पाती बिकॉज अगर रिकी पानी में गया तो उसके गलने के चांसेस बहुत ज्यादा है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो कंकाल में बदलता जाएगा। लेकिन इसके लिए वो स्टडी करती है एंड उसके हाथ एक इन्फॉर्मेशन लगती है। वो सीधा क्रिटिका कंट्री में हॉस्पिटल के पैथोलॉजी फ्लोर पे जाती है। फिर यहाँ पे वो रिकी के अंदर एक एंटीडोट इंजेक्ट कर देती है और बस कुछ ही देर बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है इन ए ह्यूमन फॉर्म। एडना ये सब देख के बहुत खुश होती है, बट उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। वो बताता है कि उसका असली नाम साइडर है। एडना पूछती कि क्या मैं तुम्हें रिकी बुला सकती हूँ, बट साइडर इसके लिए मना कर देता है। इसके बाद एडना को ये भी पता चलता है कि वो वेजिटेरियन नहीं है, वो उससे टोटली डिफरेंट है एंड उसे एडना की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं। अब जो सॉन्ग प्ले हो रहा था उसे बदल के साइडर हिप हॉप सॉन्ग लगा देता है। वो एडना को भी साथ में डांस करने को कहता है। एडना फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। वो अपने साथ एक नाइफ ले जाती है और मौके का फायदा उठा के साइडर को मार देती है। फिर वो उसकी डेड बॉडी को वहीं पे छोड़ आती है जहाँ से वो उसे लाई थी और फाइनली उसे लाइफ का असली मतलब पता चलता है। एक्चुअली उसकी लाइफ का बैड फेज जो कि उसे बुरा लगता था इज अ ड्रीम एज कम्पेयर टू नाइटमेयर जिसे वो रिकी बुलाती है। तो ये स्टोरी भी खत्म हो जाती है। देन मूवी का होस्ट कहता है कि नेक्स्ट स्टोरी फ्रेंडशिप के बारे में होने वाली है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 बस्ट।
यहाँ पे हम 3 रॉबर्स को देखते हैं जो कि एक वाइन शॉप पे आए हैं और सभी को धमका रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो हम देखते हैं एक हफ्ते पहले 3 दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जिमी, लूक एंड क्रिस। जिमी क्रिस से बोलता है जाओ उस लड़की से बात करो, बट क्रिस ये नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि मुझे पुश करना बंद करो। यहाँ पे लूक कहते हैं कि हम तुम्हें पुश नहीं कर रहे बल्कि तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन क्रिस कहता है मुझे पसंद नहीं, हम अच्छे फ्रेंड्स की तरह एवरी वेडनेसडे मिलते हैं बट ये सब करने के लिए नहीं। जिमी उससे इस बिहेवियर का रीजन पूछता है। क्रिस फिर से नाराज हो जाता है बट फाइनली वो बताता है ही कांट कम, वो अपना सीमन नहीं निकाल पाता। फिर वो अपने पास्ट के बारे में बताता है। जब वो 14 ईयर्स का था तो उसने विंडो टूटने की आवाज सुनी। उसने जाके देखा तो एक रॉबर उसके डैड का सामान चुरा रहा था। वो जितना हैवी सामान उठा रहा था उसकी ब्रीथिंग उतनी बढ़ती जा रही थी। एट दिस टाइम हिज हथियार इज हार्ड एज रॉक। सो या ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अब जिमी एंड लूक क्रिस को डराने के लिए रॉबर्स बन के आते हैं बट इसका कोई असर नहीं होता। फिर क्रिस अपनी कार में जाता है। यहाँ पे जिमी एक और ट्राई करता है बट अभी भी कोई फायदा नहीं होता। सो नाउ जिमी डिसाइड्स कि वो लोग रॉबर बन के जाएंगे तो शायद ये काम कर जाए। यहाँ पे भी वो बहुत ट्राई करता है बट कोई फायदा नहीं होता। देन वहाँ पे पुलिस आ जाती है। अब जिमी क्रिस से माफी मांगता है और क्रिस कहता है ऐसा नहीं है, या ये काम कर गया। अब पुलिस से फाइट करते वक्त लूक और जिमी घायल हो जाते हैं। फिर क्रिस पुलिस के सामने जाके अपना सीमन ड्रॉप करता है लेकिन जिमी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी या फिर कह लो चैप्टर की तरफ, डीप इम्पैक्ट। यहाँ पे विक वॉर्ड नाम का बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है एंड बताता है कि उसने अपना लास्ट पार्सल डिलीवर कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी एक पैकेज बाकी है और उस पे विक का ही नाम लिखा है। फिर वो ये पैकेज भी पहुंचाने जाता है। अब वो एड्रेस पे पहुंच जाता है एंड पार्सल के मालिक से साइन मांगता है लेकिन वो आदमी कहता है मुझे ढूंढो। जब विक अंदर जाके देखता है तो वहाँ पे एक ओल्ड मैन बैठा हुआ था और साथ में एक टाइमर चल रहा था। वो उस आदमी से उसका सिग्नेचर मांगता है लेकिन वो कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक एस्ट्रॉइड टाइमर खत्म होते ही हम पे गिरेगा। वो कहता है कि हम एक ही हैं, आई एम यू फ्रॉम द फ्यूचर एंड यू मी फ्रॉम द पास्ट, और ये चीज तभी रुकेगी जब तुम मुझे अपने डीएनए से ब्लास्ट करोगे। लेकिन ऑफ कोर्स विक उस पे बिलीव नहीं करता। वो कहता है चलो मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर भी लूं, जो कि मैं नहीं करता, लेकिन क्या बस मुझे अपना एक बाल तोड़ के तुम्हें देना होगा? वो कहता है इतने से कुछ नहीं होगा। फिर विक कहता है तू क्या सलाइवा देना होगा? बट वो भी काम नहीं करेगा। देन विक कहता है तो क्या ब्लड देना होगा? फिर वो कहता है हाँ ये काम करेगा बट इट शुड बी वार्मर। देन विक अगेन उससे सिग्नेचर मांगता है बट वो ऐसा नहीं करेगा जब तक विक जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं करेगा। अब विक वहाँ से जाने लगता है बट उसकी स्कूटी स्टार्ट नहीं होती। विक को लग रहा था कि ये इसी आदमी ने किया है बट वो कहता है मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ था, सो हाउ कैन आई। अब वो विक के लिए एक वाइन की बोतल निकालता है एंड यहाँ पे विक देखता है उसके हाथ का टैटू। ये टैटू विक के हाथ में भी है। अब विक कहता है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता बट वो आदमी कहता है दिस इज द ओनली वे। अब विक वहाँ से बाहर निकलता है और यही सोच रहा होता है कि उसकी आवाज 2-3 ऑक्टेव हायर है एज कम्पेयर टू मी। लेकिन वो आदमी फिर से उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तुम्हें अजीब लग रहा होगा और तुमने अच्छी खासी लाइफ जी है एंड हमारा बर्थडे भी आने वाला है। तो वो उसे वापस अंदर ले जाता है। अब वो उसे अपने साथ इंटीमेट होने को कहता है लेकिन विक कहता है मेरी गर्लफ्रेंड है जो मेरा वेट कर रही है एक अच्छे बेड पे जिसपे क्लियर शीट लगी है। अब वो आदमी कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक क्लब गर्ल है जिसके बाद बहुत ऑप्शन है और वो अमेरिकन डीजे जो हमेशा उसके आसपास घूमता रहता है। वो यही कह रहा है कि शी इज चीटिंग ऑन हिम। अब वो फिर से यहाँ से जाने लगता है लेकिन इस बार वो आदमी उसे पैकेज खोलने को कहता है और चेक करने को बोलता है कि अंदर क्या है। अंदर उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसके बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर से आया विक है। देन वो जाके उसके साथ इंटीमेट होता है एंड फाइनली दे बोथ आर फाइन। अब उसकी स्कूटी भी स्टार्ट हो जाती है। तभी एक आदमी को देखता है जो कि पिज्जा की डिलीवरी करने आया है। फिर विक वहाँ से चला जाता है एंड हियर इज द बिगेस्ट ट्विस्ट। वो आदमी फ्यूचर से आया कोई विक नहीं था बल्कि उसने विक की पूरी डिटेल्स निकाल रखी थी। एक्चुअली वो हर बार सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब करता है और वो टैटू भी नकली था। और वो टाइमर को 30 मिनट्स के अराउंड कर देता है एंड अंदर चलते हुए आता है उसका नेक्स्ट शिकार। एंड दिस स्टोरी एंड्स हियर। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5, दिमाग का भाजीपाला। ये टाउन के दूसरे साइड की स्टोरी है। यहाँ पे फोकस ग्रुप में मॉबस्टर्स खेल रहे हैं। अब होस्ट हमें बताता है तुमने ऐसा नजारा कई बार देखा होगा लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब यहाँ पे टूटी कह देता है टोनी को दैट आई विल इंटीमेट विद योर मदर, पर टोनी इस बात को सीरियस ले लेता है लेकिन वो मजाक कर रहा था। एंड अब टोनी की जान में जान आई। पर जब वो बाहर जा रहे थे तो टोनी के आदमी टूटी को बुरी तरह मार के कार में डाल देते हैं और टोनी के घर पे ले जाते हैं। यहाँ पे टोनी का ब्रदर भी होता है एंड उसकी कंडीशन कुछ सही नहीं है। अब वहाँ पे टोनी की मॉम आती है और टोनी उन्हें बताता है कि टूटी आपके साथ इंटीमेट होना चाहता है। उसने ये बात खुद कही है बट टूटी कहता है मैं बस मजाक कर रहा था और शायद मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वो उसे कहीं नहीं जाने देने वाले अनलेस ही इंटीमेट विद हिज मदर। अब वो जाके टोनी की मॉम के साथ इंटीमेट होता है एंड इससे टोनी का भाई भी मूवमेंट करता है। तो शायद टोनी ने अपने भाई के लिए सब किया था ताकि वो अपनी पैरालाइज स्टेट से बाहर आ सके। खैर ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और इसीलिए मैंने इसका टाइटल रखा दिमाग का भाजीपाला।
नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6। Daddy's home. यहाँ पे क्रिस्टीना एंड सैम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उनकी डेट अच्छी चल रही थी एंड क्रिस्टीना बताती है कि लास्ट वीक उसने एक ब्लाइंड गाय को डेट किया था। यहीं पे एक छोटी सी बोतल निकालती है और सैम को कहती है कि ये कोकेन है। अब सैम उसे ट्राई करता है बट आफ्टर दैट वो बताती है कि मेरे डैड की राख थी यानी अस्थियां। अब सैम इससे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। फिर उससे कहती है ये एक्चुअल एशेज नहीं थी बल्कि मुझे सेंट क्लेयर स्ट्रीट के कब्रिस्तान में मिली थी। अब सैम समझ जाता है कि शी इज साइको। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं एंड क्रिस्टीना सैम से बोलिंग खेलने की एंड आइसक्रीम खाने की बात करती है और वो कहता है मुझे सुबह जल्दी उठना है एंड वहाँ से चला जाता है, इस बात से अनजान कि उसकी लाइफ अब पूरी तरीके से बदलने वाली है। अब वो काफी अजीब बिहेव करने लगता है एंड उसके कैरेक्टर में बहुत चेंज आ जाता है। एक बार वो अपनी कार में बैठा होता है और देखता है कि उसकी आंखें लाल होती जा रही हैं। तभी उसके कुछ बाल भी झड़ते हैं। इसके बाद वो देखता है कि एक लड़का कार में बैठ के उसे मिडिल फिंगर दिखाता हुआ जा रहा है। वो उन्हें चेस करता है एंड फाइनली उन तक पहुंच जाता है। फिर वो अपनी कार से बाहर निकलता है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। धीरे धीरे उसके इतने बाल झड़ जाते हैं कि ऊपर की तरफ से गंजा हो जाता है। उसकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ा है। फिर वो क्रिस्टीना के घर जाता है और उसके डैड की फोटो देखता है। अब उसे समझ आ रहा होता है कि वो क्रिस्टीना के डैड बेन फ्रैंकलिन जैसा दिख रहा है। फिर एक रूम में पहुंचता है जहाँ पे क्रिस्टीना बैठी थी। अब वो बिल्कुल उसके डैड की तरह बिहेव करने लगता है। वो खुद को रोकने की ट्राई करता है बट ऐसा नहीं कर पा रहा होता। फिर वो उसे अपने रूम में जाने को कह देता है। तो धीरे धीरे उसका पूरा कैरेक्टर बेन फ्रैंकलिन जैसा होता जा रहा है। फिर उसे म्यूजिक की आवाज आती है। वो जब ऊपर जाके देखता है तो क्रिस्टीना डांस कर रही थी। अब वो फिर से अपने कंट्रोल में आता है एंड वहाँ से भागने लगता है। उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता एंड जिस गेट से वो अंदर आया था वो लॉक है। तभी वो एक डोर को खोलता है एंड अंदर गिर जाता है। यहाँ पे उसके सामने एक दरवाजा था। सैम उस दरवाजे को खोलता है और यहाँ पे कई सारे लोग थे जो उसे डैडी बुला रहे हैं। अब उसे पता चल जाता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता एंड अब धीरे धीरे वो पूरी तरह बेन फ्रैंकलिन बन जाएगा। और इसी के साथ ना सिर्फ डिस्टर्बिंग स्टोरी बल्कि पूरी मूवी खत्म होती है। वेल मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था टिनी सिनेमा मूवी को। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड आल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन।